आज सुशी डॉग्स की ऑडियंस के लिए हर बार की तरह एक बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज मैं बहुत सारे लड़कों के आइडल, लड़कियों के एक ड्रीम कैच और कबीर सिंह का सबसे बड़ा नाइटमेयर को लेके आया हूँ पॉडकास्ट पे. सुशी टॉक्स विद डॉक्टर उदित कपूर. Hello, sir. He requires no introduction. Sir has done his undergrad from Muradabad Medical College. He's done his post-graduation from DY Patil, Navi Mumbai. And now sir is working as an orthopedic surgeon, one of India's leading orthopedic surgeons in Faridabad Metro Hospital. Yeah, right. How are you, sir? All good. Thank you all so good. much यार टाइम निकालने के लिए. I know it is like orthopedic surgeons के तो लाइफ इतनी हेक्टिक होती है. But why did you choose this field? See, when I was an intern, I was being the one who was handling the wards. Basically, just the wards. So वहाँ पे कास्ट लगाना है, स्लैब्स लगाने हैं, नॉर्मल मेडिकेशंस में वही 2-4 होती थी, हमें जो याद होती थी वो लिखना होता था. एंड कास्ट स्लैब्स जो हम लगाते थे, दैट मोटिवेटेड मी सम और द अदर वे. दैट मोटिवेटेड मी. एंड आई वॉज थिंकिंग कि उस टाइम पे एंड ब्रांच का बहुत ज़्यादा वो था कि एंड ब्रांच लेनी है. मेरा ये था कि एंड ब्रांच लेनी है. एंड दिस वॉज द फील्ड जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता था. कास्ट, स्लैब एंड ऑपरेटिव, अगर हम एक्सरेज वगैरह भी देखते थे. सो आई यूज टू बी वेरी फैसिनेटेड about all this. So that's the point where I finally realized कि मेरे को orthopedics ही लेना है. नाइस. बट ज़्यादातर जो लाइक जैसे मेरी इंटर्नशिप गई थी ऑर्थोपेडिक्स की, थोड़ा इन कंपैरिजन टू अदर सर्जिकल फील्ड्स तो ज़्यादा ही टेस्टोस्टेरोन है. एंड वहाँ पर लाइक थोड़ी टॉक्सिसिटी मेरे को तो एटलीस्ट फील करने को मिली. ऐसा आपके साथ नहीं हुआ था? नहीं, इंटर्नशिप में हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था. हाँ, बट लाइक पोस्ट रेजिडेंसी कैसी है? रेजिडेंसी, ओके, यू टॉक अबाउट रेजिडेंसी इज लाइक नेक्स्ट लेवल. JR-शिप, ठीक है. वंस यू आर JR-शिप मतलब फर्स्ट ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. वंस यू आर इनिशियली व्हेन यू एंटर द कॉलेज, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं पता होगा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, बट बस यू विल बी जस्ट वॉकिंग अराउंड. फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारी बहुत ज़्यादा रहेगी. Heavy steps, yeah. I remember I used to have somewhere around 17,000 to 20,000 steps in a day. That was normal for me. ठीक है. वहाँ पे वार्ड्स में भी जैसे सपोजली अगर पेशेंट एडमिट हो रहा है, कैजुअलिटी से हमें एडमिट करना है, देन उसके बाद सैंपल्स हमें भेजने हैं. सैंपल्स भी आपका काम है? हाँ. रन हमें करने हैं. हाँ. ठीक है. लैब एक सिस्टम होता था पूरे वार्ड में जहाँ पे उस पर लड़ाई होती थी कि कौन एंट्री करेगा. हाँ. अगर 2 पेशेंट्स एडमिट हो गए तो उसके सैंपल्स के पूरा वो डाटा हम भरते थे. CBC भेजना है, ESR, CRP जो भी भेजना है वो सब हम भेजते थे. देन उसके बाद पेशेंट को मेडिकेशंस, फाइल्स, everything has to be done by JR1. And discharge summaries also. Discharge summaries, that's for later. उसके बाद reports collect भी खुद करनी है. Then वो सारा sticking notes बेड पे लगाना है. So that was very hectic. Once you are done with your MBBS, you will be feeling कि भाई अब तो मैं डॉक्टर बन चुका हूँ. ठीक है. एक अलग ही जोन में होते हो. But once you enter your post grads, लाइफ चेंजेस, एंटायरली लाइफ चेंजेस. एंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है. सॉरी टू से, मेरे कोई अगर सीनियर भी सुन रहे हो, बट बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है. एंड लाइक सुपर स्पेशल, लाइक बीइंग एन एंड ब्रांच, सुपर स्पेशलिटीज इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है ऑर्थोपेडिक्स में. तो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स आफ्टर कंप्लीटिंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आप जा सकते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि अगर किसी को भी पोस्ट ग्रेड्स कर चुके हैं, उसके बाद उसके इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए. रादर देन जस्ट चूजिंग अ ब्रांच, दैट पर्सन शुड फॉलो द इंटरेस्ट. सपोजली अगर किसी को आर्थ्रोप्लास्टी में है, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, सो उसको फॉलो करो. रिलीजियसली उसको फॉलो करो. अगर किसी को प्लास्टी में है नहीं है तो मतलब वो फॉलो करो. अगर किसी को स्कोपी में है, स्कोपी को फॉलो करो. बहुत सारे ऐसे हैंड सर्जन हैं, फुट सर्जन हैं. सो डिफरेंट बहुत सारे हैं ऐसे डिफरेंट. हाँ, पीडियाट्रिक्स है, स्पाइन है. सो बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई हैं आज की डेट में कि आफ्टर MS ऑल्सो यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स. सो वो एंड ब्रांच नहीं रही है अभी. And it requires like बहुत ज़्यादा dedicated, like 3 to 4 years at least fellowships के भी and different जगह की. So what made you choose your own super speciality? So my area of interest has been always arthroplasty, joint replacements, because PG days में भी in whichever unit I was, that was basically for plasty only. They never used to do scopy. Okay. For 2 entire years I haven't seen scopies. Okay. So वहाँ से interest थोड़ा सा प्लास्टी में ज़्यादा डेवलप हुआ. And then later on when I joined Max Saket, Dr. S.K. Smare, if you have heard his name. Yes. So very renowned person in Delhi. So he is only doing plasty. So I got my field again. Then उसके बाद I have joined my new boss here, Dr. Rajiv Tukral. He is also into plasty mainly. So very renowned person again. So my area of interest has been plasty, and luckily I have got my mentor as
the ones who are doing plasty, so it developed. तो वो ऐसे हो गया. एंड आपकी फीफा की भी सर्टिफिकेशन है. Right. FIFA diploma. I So have. like basically आपको स्पोर्ट्स बिकॉज आप बचपन में भी खेलते थे, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड एवरीथिंग, तो वो I have played 4 to 5 times. I have played districts. Then Oh, I was nice. in the states team also. In the camps I was there. So I have played अच्छा खासा. So arthroplasty में you basically your bread and butter must be hip replacement and knee replacement and Right, all of that. right. So let's talk about these procedures. ये जो हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन होता है, आपके पास नॉर्मली कौन से लोग आते हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए होते हैं, एंड व्हाट आर देयर यूजुअल क्वेश्चंस जो वो आपसे पूछते हैं कि रिगार्डिंग कॉस्ट एंड एवरीथिंग, कितने साल चल सकता है वो? राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द इंडिकेशंस. जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, इंडिकेशंस में बेसिकली किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिक है, चेंजेस हैं आफ्टर AVN, ओके, एंड वंस व्हेन द पेशेंट हैज नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर. सो दीज आर सर्टेन इंडिकेशंस वेयर वी प्रेफर टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स. नॉट टॉकिंग अबाउट द बाइपोलर्स बट द टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स, ओके. एंड पीपल हैव दिस कंसर्न कि सबसे पहले जो सबका मेजरली जो कंसर्न रहता है दैट वाज कि हम कब खड़े होकर चलेंगे, बेड रेस्ट कितना रहेगा, एंड वी मेक श्योर दैट द पेशेंट वॉक्स विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स. अगर हमने मॉर्निंग में 8 o'clock या 9 o'clock हमने सर्जरी करी है, द पेशेंट विल बी वॉकिंग अर्ली मॉर्निंग टुमारो. So that's the main thing. If you are doing any replacements, that's the thing. Okay, and secondly, जो patients का cost issues. Yeah. India में mostly patients have आज के दिन में insurances, but the patients who don't have, उनके लिए सबसे major concern रहता है कि हमारा ये cost कितना जाएगा. Again, the cost factors depends on the implant. This is the fact कि अगर आपको कोई इंडियन इम्प्लांट लगाना है या आपको कोई फॉरेन का लगाना है तो उस पर डिपेंड करता है द कॉस्ट. अदरवाइज तो ऐसे सिचुएशंस में जब आपके पास लाइक पेशेंट्स आते हैं, तो हाउ डू यू गो अबाउट इट कि लाइक जब कॉस्ट के इश्यूज आते हैं, कैसे उनकी काउंसलिंग करते हो? कॉस्ट कभी भी किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं रहती है अनलेस एंड अनटिल इट्स देयर ओन हॉस्पिटल एंड ओन इम्प्लांट आल्सो. राइट. सो डॉक्टर कैन स्टिल मैनेज अपनी डॉक्टर की फीस में से हील कट, ओके, he'll be like कि चलो ठीक है, प्लास्टिक सर्जन की कम करवाएगा. right, we can exclude that also, but on the other side हॉस्पिटल के जो चार्जेस हैं, जो मार्कअप्स हैं, वो सब लगेगा ही लगेगा, उसमें वी कांट हेल्प इट. सो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपना साइड रखना पड़ता है. एट दैट टाइम यू हैव टू कन्वे टू द पेशेंट्स कि ये दिस इज द मैक्सिमम आई कैन डू फॉर योर लाइफ. सर्जरी हमारे हाथ में है, बट कॉस्ट वाला इश्यूज हमारे हाथ में नहीं है. जितना हो सकता है वी ऑलवेज डू इट, बट जो नहीं है उसके लिए वी कांट हेल्प इट. एंड आपके पास काफ़ी ऐसे केसेस आते होंगे जो यंग पॉपुलेशन के होते होंगे जिनके ACL टेयर्स हो रहे हैं एंड मिनिस्कल टेयर्स हो रहे हैं. सो लाइक व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स जो आप ACL टेयर के केस में, मिनिस्कल टेयर के केसेस में करते हो? ACL टेयर्स मेनली 45 से लेस वाले ही आते हैं. इफ इन केस किसी का 45 के बाद है, वी डोंट प्रेफर डूइंग इट, ओके. एंड इफ इन केस कोई ऐसा यंग इंडिविजुअल है, सपोजली आई हैव सीन पेशेंट्स हु हैव बीन फॉलिंग, ठीक है, स्टेयर्स एक स्टेप मिस करा, वहाँ से ट्विस्ट हो गया, ट्विस्टिंग इंजरीज, एंड पेशेंट्स हु हैव बीन प्लेइंग सॉकर, उनमें मेनली उनमें मिलता है ये, ठीक है. एंड रिकंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट विच वी कैन ऑफर फॉर एनी ACL इंजरीज, ओके. एंड अभी रिपेयर भी चल रहा है, बट रिपेयर के एज पर द स्टडीज द रिजल्ट्स आर नॉट दैट गुड. सो ऑब्वियसली ACL रिकंस्ट्रक्शन इज द थिंग विच वी आर डूइंग. Sir, there is this one procedure which is like getting a lot of traction online. So Brian Johnson एक बंदा है जो anti-aging के बारे में बात करता है. He gets PRP injections done for inside his joints also. So do they work? See, personally, I don't believe in PRPs. Okay. Patients, they are coming to us कि डॉक्टर साहब वो PRP लगा दो. They have this everything right now. It's given on their Google. Okay, so people read about it and they come to us. But डिपेंड्स. इंडिकेशंस, अगेन द इंडिकेशंस इज द मेन पार्ट कि किस पेशेंट को लगाना है. सपोजली अगर कोई पेशेंट है जिसका एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है एंड दैट पेशेंट इज आस्किंग कि मेरे को PRP लगा दो, ऑब्वियसली रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं. इवन इफ इन केस दे आर सेइंग कि हमें इंट्राआर्टिकुलर स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाने हैं, आई कैन स्टिल ऑफर देम कि ठीक है 3 months to 6 months तक आपको रिलीफ मिल जाएगा. बट उसके बाद अगेन द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज ऑब्वियसली at grade 4 is total knee replacements. We all know that. So जो intra-articular steroid injections हैं या hyaluronic acids injections हैं, that will be very temporary, not cure, not permanent treatment for that. And like this is very shocking because like जो हमारे यहाँ डर्मैट के हमने जो पॉडकास्ट करी थी उसमें they were like PRP is the next big thing. उनके लिए I think this is the most important. PRP for derma thing is like the again the big thing because
चाहे बीट फॉर स्किन, बीट फॉर हेयर्स, they are doing it and results are coming tremendously good. But not in our case. I have seen patients doing it for tendinitis. Okay, I have seen patients who are getting it done for ankle sprain also. So there have been patients who are getting it done. But I personally don't do So it. what is this एक चीज है बायो ACL के नाम से like ACL के लिए वो भी it's like Again, does it work? it's the main issue with that is cost. Okay, हाँ. but it's The like main issue is the cost. expensive but like उसका recurrence rate वो सब कुछ नहीं है, prognosis I is good guess ना? very rare people are doing it over here in India or in Delhi region, but otherwise people have been doing it. Cost Okay. is the issue. Okay. And अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ था, so रोहित शर्मा got this shoulder dislocation. Right. So shoulder dislocation के cases में आप क्या करते हो? What are the different types? Okay. How does the patient So present? initially when the patient comes to us in the ER, obviously ये emergency room में ही आएगा. So उसमें जब भी आता है, first time अगर किसी को shoulder dislocation है, we don't do much about it. We just relocate it and send the patient back with the arm sling or shoulder immobilizer and tell them to follow back to us after 3 weeks. We get the chest check, x-rays done, ठीक है, again repeatedly to see कि सब कुछ सही है. But once the patient comes to us for the second time या after electric shock, then we have to get an MRI done. Electric shock में ज़्यादातर posterior dislocation, yeah. Anterior dislocation, posterior dislocation and subluxar erector. So basically these are 3 types, but we have seen mostly 90% are anterior dislocations. Casualties में भी अगर जो आते हैं, so mostly they are anterior dislocations and same trick है जिस पे हम उसको reduce करते हैं. Mostly 90% common है. If in case कोई obese है या किसी का muscle bulk बहुत ज़्यादा है, उसमें हमें techniques थोड़ी सी change करनी पड़ती है. Okay, and आप क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरीज में स्पेशलाइज करते हो तो आपके पास वो वाले भी आते होंगे लाइक टेनिस एल्बो के प्लेयर्स एंड एवरीथिंग. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेनिस एल्बो एंड गोल्फर्स एल्बो? So, okay. So, this is again a very common thing which people are coming to us with this thing. So, lateral epicondylis is tennis elbow, okay, and medial is golfer's elbow. So, patients who have not even been playing golf or not even been playing tennis, they also getting it. So, this is basically because of any exertional movements. So all the extensors are attached here on the lateral epicondyle. Once you overuse it, and there is heat production inside this, so that will lead to lateral epicondylitis. Okay, and इसको ठीक करने के लिए क्या है? See, commonly at home you can treat with RICE therapy, rest, ice, compression and elevation. This is the majorly thing which people have been doing at home. Otherwise, you should definitely visit an orthopedic surgeon, and with that we give NSAIDs and certain anti-inflammatory drugs, and manageable होता है, कोई ऐसा उसमें concern नहीं है. आपने तो सर गन शॉट इंजरीज भी बहुत देखी होगी, तो लाइक आप मेडिको लीगल साइड एस्पेक्ट बता सकते हो कि लाइक जब गन शॉट इंजरी होती है तो आपको लाइक कोर्ट वोर्ट भी जाना पड़ता होगा? Right. तो वो कैसे एक्सपीरियंस था? Okay, so जब भी कोई ऐसा गन शॉट इंजरीज आते हैं, मोस्टली आई हैव सीन कि पेशेंट्स को सपोजली अगर किसी को सिर्फ लिम्ब में है, देन इट्स प्योर ऑर्थो केस, ओके, बट ऐसा होता नहीं है. अगर किसी के गन शॉट इंजरीज हैं तो वो ऑब्वियसली बहुत असॉल्ट है एंड उसमें न्यूरो सर्जन्स भी इन्वॉल्व होते हैं. सो प्राइमरी टीम, it's not the neurosurgery is the one who is the life saving person for that thing, okay, for that patient. So इसमें जो हमें पूरा एग्जामिन करना पड़ता है, we have to examine the entry wound, exit wound, ठीक है, we have to check on the x-rays whether the bullet is inside or not, ठीक है, and then we have to be sure that the papers are correct. सब कुछ site, size, shape, everything we have to mention on the papers, because the papers for any medicos, the papers are the thing which will save you. our asses. Yeah, right. So that's the main thing. And उसके बाद कोर्ट से हमें समन्स आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ये देखा था, इसमें क्या था क्या नहीं था. And once the patient is inside the OT, this is for all the audience if they are gonna do that. So skin जो है, always send that skin for investigations. Okay, ताकि उस पे Never leave. residues Yeah, and- right. Always send that skin area for investigations. Okay. If in case you are not finding bullet. या कभी आपको ऐसे कोई धमकी वमकी आई है किसी तरफ से कि लाइक ये आप कोर्ट में जाके मत करना, लाइक नहीं, ऐसा नहीं हुआ है ऐसा ना? कभी नहीं होता चलो, ठीक है. है. ऐसा कभी नहीं होता है. And चलो सर, there have been a lot of questions regarding like osteoporosis in females. So osteoporosis होता क्या है and ये किस एज के बाद होता है? What are the different managing strategies? Okay, so osteoporosis generally India में we have seen after 45.
and mostly it's seen in females. Female have this tendency of developing osteoporosis more. And इसका majorly अगर हम देखें तो बोन डेंसिटी जो है हमारी, जो बोन में जो मिनरल्स हैं, डीमिनरलाइजेशन, बोन डेंसिटी कम होना, दैट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस. एंड देयर हैव बीन सो मेनी फैक्टर्स लाइक पीपल हु हैव बीन हैविंग हाई इंटेक ऑफ caffeine, they are getting osteoporosis. The patients who have been smoking and doing alcohol, they are getting more osteoporosis. Plus whose dietary intake is very less of calcium and vitamin D. The dietary intake of calcium and vitamin D levels have to be proper, otherwise you will end up leading to osteoporosis. Okay. And इसके investigations क्या होते हैं? Mostly clinically वो as such नहीं पता चलेगा. The patient will be complaining of like supposedly if that's a young individual, that might be complaining of multiple times fracture. Okay. Backache which has been persistent. ठीक है, these are certain patients complain, and once you examine the patient thoroughly, then you have to go for DEXA scans. There are certain ways which you can find on X-rays also. Okay, there is a classification on which you can find of the hip X-rays, you can find out whether the patient has osteoporosis or not. Singh's classification is there. Otherwise, DEXA scan is the ideal thing which you should do. DEXA scan is for body fat estimation also, so roughly. Dual energy X-ray absorptiometry. So you I think check for the Z score. Yeah, Z score and T scores. You have to check for that. एंड सर एक हाइट जो बहुत ही बड़ी मेल इनसिक्योरिटी होती है, इसके चक्कर में ना लाइक देयर आर सम रील्स फ्रॉम टर्की where orthopedic surgeons are doing limb lengthening procedures और like let's say 5'4" height है और 5'8" हो रही है, 5'9" में convert हो रही है वो. So what is your opinion regarding these surgeries? See, we have also done that. Okay, but this procedure is time consuming. This procedure, basically we apply a rail. Okay, in medical terms we call it as rail. We apply it, that has to be applied externally, like an external fixator. This will give you over 1 year, this will give you a height of maximum 10 centimeters. Okay, this is the ideal. You have to adjust it on daily basis, morning and evening. You have to just wind, उसमें rotate करना है. You have to do that, and over 1 year you can manage with 10 centimeter of limb lengthening. So like मॉरली स्पीकिंग, लाइक अगर आप इलेक्टिवली करा रहे हो, लेट्स से मेरा टिबिया और फिबुला बड़ा मस्त चल रहा है और मैं जाके ये कटवा दूँ जस्ट फॉर हाइट, सो डू यू फील इज इट नाइस? उससे ऑब्वियसली बोन क्वालिटी हमारी थोड़ी सी हैम्पर होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग इज जिसको नेसेसरी है उसको करवाना चाहिए. ओके, जिसको नेसेसरी है. सपोजली आई वुड से पेशेंट हैज़ 1 limb shortened, limb length, हाँ, राइट. So उस पेशेंट्स के लिए still it's better, it's ideal for that patient. Otherwise for cosmetic purposes I would never recommend that. Okay. And ये भी बहुत कॉमनली इंडिया में देखा जाता है कि लेट्स से कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई ट्रॉमा हो गया, ब्लड फोर्स ट्रॉमा हुआ, एंड लाइक अब उनको स्वेलिंग वेलिंग आ गई हाथ में, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यू दे गो टू दीज क्वैक्स एंड मसाज, मालिश करने वाले, हड्डी वाला. So उसके साथ प्रॉब्लम क्या है उस पर्टिकुलर चीज? See, there are 2 factors why anyone go to these people. First one, घर के पास होता है. Okay. सबसे पहले हॉस्पिटल्स आर फार अवे. देखिए, घर के एकदम पास मिलता है, और किसी ने बोल दिया. हमारे यहाँ पे यही चलता है इंडिया में, इट्स वेरी कॉमन. मेरे पड़ोस वालों ने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला, मेरी बुआ ने ऐसे बोला, किसी ने भी. सो दिस हैज़ बीन फॉलोड. फर्स्ट वन, घर के पास होना. ओके, एंड सेकेंड वन इज कॉस्ट इशूज़. मोस्टली ये विलेज में बहुत कॉमन हमने देखा है. ठीक है, पेशेंट्स हु आर इन अर्बन सिटीज़ वहाँ पे इतना कॉमन नहीं मिलेगा, बट पीपल स्टिल बिलीव, लाइक फॉर एन एग्जांपल, पीपल स्टिल बिलीव इन कुछ ऐसे बाबाज हैं इंडिया में, बहुत कॉमन है आज के दिन में. अभी कुछ रिसेंटली ऐसी वीडियोस देखी होंगी, गले में स्वेलिंग है, उन्होंने दूर से ऐसे बोला और वो स्वेलिंग dissolve. Right, you must have seen it. So this is, पता नहीं, this is going crazy. Some other world they are living in. So नहीं, ideally अगर मेरी ऐसे एक फ्रैक्चर्ड लिम्ब है और उसके ऊपर मैं ऐसे मसाज करवा दूं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है लिम्ब के अंदर? कभी भी फ्रैक्चर्ड लिम्ब पे मसाज नहीं होने चाहिए. रीजन बीइंग, हेमाटोमा हमेशा डेवलप करता है इन बोन हीलिंग, और वो हेमाटोमा डेवलप ही नहीं होगा. सो आइडली इट शुड नेवर बी मसाज्ड, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, जो बोन का जो अलाइनमेंट है दैट विल बी डिसरप्टेड, सो मसाज शुड नॉट बी डन.
वो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस भी हो Right. जाता है कुछ लोगों को. Like the patient has distal humerus fracture, they will lead up to into myositis ossificans. So this should not be done. This should not be practiced at all. जो भी लोग ऐसे सुन रहे हैं अभी, उनके लिए बहुत आइडियल है कि कभी भी मसाज तो नहीं करना चाहिए. It's always better to immobilize that joint. One joint above, one joint below. Always immobilize that. Okay. Rather than doing massage over that joint. Okay. In case of let's say कोई बंदा just गिरा है अभी स्टेयर से, so what should be the first thing जो दूसरे अटेंडी को करना चाहिए before coming to the hospital? Immobilize the joint. First of all, apply ice. Rest, ice, compression and elevation. As I've already mentioned, rest. उसको rest कैसे दोगे? उसको इमोबिलाइज करके किसी भी मोड से. आपके पास स्लैब का सामान नहीं होगा ऑब्वियसली, बट उसको इमोबिलाइज करो किसी भी टाइट बैंडेज से. ओके. आइसिंग इज एक ऐसी चीज़ है, आइसिंग जो बहुत बड़ी बड़ी स्वेलिंग्स को भी सबसाइड कर देती है. इट एक्ट लाइक अ मैजिक. ओके. रेस्ट, आइस, कंप्रेशन mentioned. Okay, and elevation. I always tell my patients to elevate it either on one pillow or two pillows. This will reduce your swelling. So किसी को भी ankle injury हुई है, this is ideal. सबसे पहले डॉक्टर से भी आने से पहले आपको ये फॉलो कर लेना चाहिए. प्रोटोकॉल फॉलो करना. राइट. ओके, लेट्स टॉक अबाउट जो बेसिक पेन वाली कंडीशंस होती है. सो आपके पास नॉर्मली बैक पेन के जो भी पेशेंट्स आते हैं, सबसे कॉमन कॉज क्या होता है बैक पेन का? सो बैक पेन के जितने भी पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली आई हैव सीन दीज पीपल आर वर्किंग इन सम IT's कंपनी. Okay. They have So they have this lifestyle where they are sitting for long duration. And second ones are the patients who are drivers. They have long drivings and उसमें ये common होता है. Anybody who is driving for more than 8 hours in a day, just imagine that person. Obviously उनको develop होगा, muscle spasm में जाएगा ही जाएगा. So these patients develop into this. Secondly, poor posture. किसी का पोस्चर इफ द अदर पर्सन इज स्लाउचिंग, हम नॉर्मली ऐसे बैठ के काम कर रहे हैं. सी 90 डिग्रीज इट्स नॉट पॉसिबल. आइडली इट शुड बी 90 डिग्रीज, बट अप टिल 110 डिग्रीज इट्स गुड, फेयर इनफ. बट उससे ज़्यादा अगर हो रहा है, यू विल डेवलप इनटू मसल स्पाज्म एंड विच वोंट बी गेटिंग एनी रिलीफ उसमें बिना ट्रीटमेंट के. एंड ये डिस्क प्रॉब्लम्स नॉर्मली किन लोगों को होती है, कहाँ कौन से लोकेशन में होता है, एनाटॉमिकल, एंड क्या क्या कर सकते हो? ओके, इफ वी टॉक अबाउट सर्वाइकल और लंबर, इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट लंबर बिकॉज सबसे ज़्यादा कॉमनली वहीं पे मिलता है. वी हैव सीन पेशेंट्स हु आर गेटिंग डिस्क प्रोलैप्स. बेसिकली दीज आर पेशेंट्स हु हैव बीन लिफ्टिंग हैवी. ओके. इनकरेक्ट पोस्चर. अगर किसी का पोस्चर सही नहीं है, अगर आपको कभी भी किसी को भी फ्लोर से कुछ लिफ्ट करना है, ऑलवेज बेंड योर नीज फर्स्ट, देन लिफ्ट इट, रादर देन कीपिंग योर नीज स्ट्रेट एंड देन लिफ्टिंग इट. अगर हम ऐसे लिफ्ट करेंगे विदाउट बेंडिंग द नीज, हमारा सारा लोड हमारी बैक पर आता है. एंड बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा, वेट का बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा इफ़ यू बेंड योर नीज. नीज शुड बी इन फ्लेक्शन, देन लिफ्ट एनीथिंग, वेदर इट्स हैवी और इट्स नॉट. ऑलवेज मेक दिस एज अ हैबिट. एंड ये L4 L5 वाला जो डिस्क प्रोलैप्स होता है, हर्निएटेड डिस्क जो होती है, इनके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं सर सही करने के? इस पे भी डिपेंड करता है कि हर्निएशन कितना है. ओके. अगेन एक क्लासिफिकेशंस हैं, उसके ऊपर बेस्ड होता है कि 50% ऑफ द कैनाल नैरोइंग है या कैनाल उससे कम नैरोइंग है. ओके. और उसके बेसिस पे अगर नर्व इम्पिंजमेंट है सपोजिटली, सो नर्व इम्पिंजमेंट में अगर पेशेंट्स बोलते हैं कि मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा हूँ, ओके, एंड कॉर्डा इक्वाइना या बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिस पे हम लोग सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं. 50% ऑफ द बॉडी हाइट, अगर किसी की फ्रैक्चर हो गया है, बॉडी हाइट अगर 50% से ज़्यादा उसकी कंप्रेस्ड है, देन वी प्लान फॉर सर्जरी. इफ़ द कैनाल डायमीटर हैज़ बीन लेस देन 50, जिसमें नैरोइंग हो गया है, सो देन वी प्लान फॉर सर्जरी. एंड किसी को 9 months तक अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से प्लान के बाद भी अगर उसको रिलीफ नहीं मिला, देन वी प्लान फॉर सर्जरी. सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स वेयर वी एडवाइज फॉर सर्जरी. अदरवाइज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड फिजियोज आर द बैकबोन्स ऑफ एनी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स. सो फॉर एनी ऑफ माई पेशेंट्स आई ऑलवेज से आप प्रिकॉशंस लो, मेडिकेशंस जो लिखी हैं वो खाओ एंड स्टार्ट विद द फिजियोथेरेपीज. अब लेट्स से कोई क्रॉनिक पेन का पेशेंट है आपके पास, सो आप इन लोगों को कैसे मैनेज करते हो? लाइक
आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ती है ना, लाइक इफ यू गिविंग देम ओपियोइड एनाल्जेसिक्स फॉर एग्जांपल, दे विल प्रोवाइड गुड पेन रिलीफ, बट लाइक देयर इज एन एडिक्शन पोटेंशियल. Right. सो हाउ डू यू मैनेज दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स? So if we give any analgesics to any patients, we recommend them to take it for either 3 days or 5 days. Okay, not more than that. Because patient को relief मिलेगा and they will become habitual to it. Right. I have seen certain patients जिसमें मैंने buprenorphine वगैरह patch apply करवाया था patients को, and these patients were getting relief and they became habitual to that. Still, the best part is फर्स्ट पास लिवर उसमें बाईपास है, सो स्टिल आई वुड से कि वो बेटर है रादर देन ओरल टेकिंग एनी ओरल मेडिकेशंस. सो ओरल मेडिकेशंस के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज मस्ट, एंड पेशेंट्स शुड नो दिस दैट taking any opioids or any analgesics, this will hamper your intestine, your kidneys, and overall your cardiovascular muscles also. So overall system will be hampered once you are taking these analgesics for a longer time duration. Okay. And आप खुद इतना लाइक जिम विम करते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग, आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम, आई थिंक सबने देखा हुआ है. आपने एक नेचुरल फिजिक कंपटीशन करा हुआ है. व्हाट वाज दैट लाइक, वो एक्सपीरियंस कैसा था? Okay, so somewhere around 2022. एक मिनट, कैन आई इंटरजेक्ट यू? आपने लिफ्टिंग क्यों शुरू करी थी? वाज इट विदाउट लाइक बिकॉज ऑफ अ गर्ल और समथिंग? Okay, so I was gymming since 3rd year of my MBBS. Okay. ठीक है, बट उस टाइम में कुछ नॉलेज नहीं होती है, कुछ नहीं पता था. बस जिम जा रहे हो, शाम को 1 घंटा जिम जाना है, 2 घंटे भी हो रहे हैं पता नहीं चलता था, बस जिम जाना है. ठीक है, एंड आई वॉज वेरी स्किनी, आई वॉज 47. Okay. ठीक है, एंड मैं क्रिकेट खेलता था, तो पीपल यूज्ड टू से कि भाई ख़त्म हो जाएगा, दिख भी नहीं रहा है. सो आई स्टार्टेड जिमिंग एट दैट टाइम. सो बिना नॉलेज के किसी ने गेनर दे दिया, जैसे कोई जूनियर से हु हैड गुड फिजिक, उन्होंने गेनर्स दे दिए, किसी ने प्रोटीन्स दे दिया, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ ऐसे सर्कल बनता गया, कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन गए जिनको नॉलेज थी. आई आस्क्ड देम, बट वो भी इनकम्प्लीट थी, कंप्लीट नॉलेज नहीं थी. आई रिमेंबर द टाइम मैंने 3rd year MBBS में अपना स्टार्ट करा था वर्कआउट्स, बट नॉट करेक्ट. उसके बाद 22 की बात होगी, मैं गोवा में था. आई कॉल्ड अप वन ऑफ माई फ्रेंड्स कि इतने साल से मेहनत करिए, नाउ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर इट फॉर स्टेज. ओके, आई वॉज इन गोवा, सो माई फ्रेंड वॉज लाइक कि डॉक्टर एक काम कर, आजा वापस, फिर बात करते हैं. ठीक है, सो आई वेंट देयर, आई स्पोक टू हिम, आई वाज लाइक कि भाई जो भी बिग शॉट, जो भी कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करना है. सो वहाँ से मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करा, एंड इट टुक मी रफली अराउंड 5 months. हाँ, 4 to 5 months लगेंगे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग स्टेज. So how is the lifestyle of a person who is preparing for a competition different from a normal gym goer? All right. So I avoided eating carbs for 3 months. Okay. Completely off carbs for 3 months. Avoided sugars for 2 months. Okay. And once you are going on the stage, ठीक है, ये बहुत इजी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑल्सो, यू हैव टू बी डिसिप्लिन. लास्ट के दिन पे आपको पानी भी नहीं पीना है. आई डोंट नो कि आपको पता है. या राइट. सो उसमें लेग्जेटिव्स भी ऐड ऑन करने पड़ते हैं. सो यू हैव टू बी एकदम श्रेडेड व्हेन यू आर गोइंग ऑन द स्टेज. सो इट नीड्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन. डायोरेटिक्स लेते लोग, लैक्सेटिव्स यूज करने पड़ते. यू हैव टू बी वेरी, स्किन बिल्कुल ऐसी लगनी चाहिए कि कुछ है ही. आई रिमेंबर कि उसके लिए आपको एकदम प्योर डाइट पे, आई एम वेजिटेरियन, सो मेरे लिए सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स वर वेरी लेस. सो once I got done with everything, कि मेरा स्टेज हो गया, I remember I used to eat 3 chocolates in a day, 3 ice creams in a day. वो craving होती है. हाँ, 3 महीने नहीं करा तो फिर carb craving. Right. So बहुत cravings होती थी. So as an orthopedic surgeon, आप कौन से supplements सबको suggest करते हो कि ये तो लो ही लो? All right, calciums. Okay. Calciums plays major role. ठीक है, for any muscle contraction. So calcium is the like main thing. Vitamin D comes next. Vitamin D and calciums are like simultaneously. हाँ, पूरा एकदम. अगर कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स दोनों के नॉर्मल हैं तो आपकी बॉडी सही फंक्शन करेगी. देन विटामिन B12. दिस इज अगेन मस्ट. वेजिटेरियन में डेफिशिएंट राइट, होता है. वेजिटेरियंस में बहुत डेफिशिएंट. मैंने इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनमें नॉन वेजिटेरियंस हैं बट उनमें भी इसकी डेफिशिएंसी होती है. देन BCAA.
ओके you can add that because वो later on it will get converted into proteins. ओके 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 And fourth is proteins. बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन्स तो बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज जो प्रोज हैं उनके लिए फिश ऑयल्स हैं, ठीक है, क्रिएटिन है, क्रिएटिन बट ऑब्वियसली किडनीज को हैम्पर करता है. यू हैव टू हैव एक्सेसिव वाटर इनटेक, 4 to 5 liters वाटर इनटेक यू नीड इट. सो ये थोड़ा सा किडनी पे थोड़ा सा स्ट्रेस लाता है. स्ट्रेस आता है, बट अदरवाइज फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन आई वुड से कैल्शियम, विटामिन डी, B12, BCAA एंड प्रोटीन्स 5 टॉप 5. Sorted. And ये अभी ICMR ने गाइडलाइंस निकाली है regarding these whey proteins and they are so harmful. So what is your opinion on that? सो ओके, इसके ऊपर भी अभी रिसेंटली स्टडी है, आई गेस 1 month बैक. तो प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं. हमारी डाइट में हम लोग को सपोजली किसी को छोले भटूरे बहुत पसंद है, हम अपना पेट तो भर लेंगे, लेकिन हमारे जो माइक्रोज हैं, मैक्रोज हैं, वो बॉडी में नहीं जाते हैं. हमारी बॉडी को सब चीज़ चाहिए. ऐसा नहीं है सिर्फ फैट चाहिए, सिर्फ कार्ब्स चाहिए. हमारी बॉडी को प्रोटीन्स भी चाहिए, अदर सप्लीमेंट्स भी चाहिए. सो यू हैव टू मेंटेन इट आइडली. सो ICMR की गाइडलाइंस आई वुड से इट्स क्रैप. ओके, एंड अगर इनको बैन करना ही है इंडिया में या आउटसाइड द वर्ल्ड, दे शुड बैन स्मोकिंग एंड अल्कोहल रादर देन बैनिंग प्रोटीन्स. एंड हाँ, ये प्रोटीन को लेके बड़ा पता नहीं यहाँ पर क्यों इतना हल्ला बोलते हैं. इवन कंपेयर टू लाइक वेज वाले भी प्रोटीन सोर्सेज गंदे हैं, दीज जो वे वाले भी वो भी गंदे हैं. आई डोंट नो सर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो लोग जिम विम में यूज़ करते हैं? बहुत बारी आप देखोगे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, दे आर टेकिंग दिस स्टीरॉयड एज एन ऑल्टरनेटिव टू हेल्दी डाइट, ठीक है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. बहुत बारी हमने देखा होगा कि जब भी हम जिम में जाते हैं तो कहीं वॉशरूम में लगा रहे हैं या जो भी चल रहा है, आपको पता ही है ये सब. सो स्टीरॉइड्स, मेरा मानना ये है, स्टीरॉइड सिर्फ उसको लेना चाहिए जो प्रोफेशनली एथलीट है. इट ऑब्वियसली एनहांसेस, बट अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है उसको स्टीरॉइड्स नहीं लेना चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पिक्चर में आते हैं जिसकी वजह से हमारी बोन क्वालिटी, हमारी ओवरऑल हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टीरॉइड. सो वी शुड अवॉइड इट. एंड लाइक कितने सारे आपके जिम के फ्रेंड्स ही होंगे जो आपके पास आते होंगे लाइक प्रॉब्लम्स के साथ. नॉर्मली सबसे ज़्यादा कॉमनली अकरिंग इंजरीज क्या होती है जो जिम वाले लोगों की आती है आपके जिम पास? में मोस्टली जो इंजरीज होती हैं, आइदर नॉट करेक्ट पोस्चर और ईगो लिफ्टिंग. ओके ये 2 फैक्टर्स हैं जो पिक्चर में सबसे ज़्यादा रोल में आते हैं वंस यू आर इनसाइड द जिम. सो अगर किसी को सपोजली कोई चेस्ट वर्कआउट कर रहा है या कोई बैक वर्कआउट कर रहा है एंड कोई मसल पुल हो गई है, आइदर पोस्चर इज नॉट करेक्ट और दे आर ईगो लिफ्टिंग, दे आर लिफ्टिंग विच देयर बॉडी इज नॉट इवन अलाउइंग इट. सो इसको कैसे आप पता लगा सकते हो? आइडली अगर आप किसी भी बॉडी वेट के, किसी भी वेट के मशीन से अगर आप 10 to 12 reps लगा सकते हो, that means your body can take that. If it's less than that or if it's more than that, that's not the ideal. ठीक है, लेस है so obviously आप ईगो लिफ्टिंग की टुवर्ड्स हो. अगर आप उससे ज़्यादा लगा रहे हो, that means वो बहुत लाइट है आपकी बॉडी और आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो पाएगा, मसल हाइपरट्रोफी नहीं हो पाएगी. सो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जैसे शोल्डर पेन, कॉमनली बिकॉज शोल्डर हमारा एक ऐसा जॉइंट है जो कि हमारी बैक में भी यूज हो रहा है, जो कि हमारी चेस्ट में भी यूज होता है, बाइसेप्स में भी यूज हो रहा है, बाइसेप्स का अटैचमेंट, ठीक है, ट्राइसेप्स में भी आता ही है. वंस यू आर पुलिंग इट डाउन, बट आप उस पर ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहे, आपने ईगो लिफ्टिंग कर रखा है एंड आप शोल्डर की मसल से उसको नीचे पुश कर रहे हो. सो शोल्डर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है. देन कम्स लोअर बैक. लोअर बैक में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बैक एक स्टार्ट हो जाती है. डेडलिफ्ट्स एंड स्क्वाट्स, दीज आर 2 एक्सरसाइजेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमें मिलते हैं या आते हैं. जो हमारे ऐसे कुछ फ्रेंड्स ही हैं जो लिफ्ट तो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर बैलेंस बिगड़ा या कहीं ना कहीं लिफ्ट ज़्यादा हुआ एंड बॉडी विल गिव अवे. हमारी बॉडी हमेशा हमें अलार्मिंग साइंस देती है, वेदर यू लिसन टू इट, वेदर यू डोंट लिसन टू इट, बट योर बॉडी विल ऑब्वियसली एंड ऑलवेज गिव्स यू अलार्मिंग साइंस. सो स्टॉप देयर. सर, अब जैसे कि अलार्मिंग साइन है शियाटिका, किसी को अगर है तो शियाटिका के केसेस में आप कैसे उनको ठीक करते हो?
वो डिपेंड करता है कि नर्व इम्पिंजमेंट कितनी है. आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि अगर कैनाल नैरोइंग है, अगर उसके साथ साथ अगर नॉर्मल वॉकिंग में भी क्लॉडिकेशंस हैं, 100 मीटर तक नहीं वॉक कर पा रहा है, या फिर बॉल एंड ब्लैडर इन्वॉल्व है, वो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो सर्जिकल पे जाता है. इफ़ इन केस नॉर्मल है तो वो रिलीफ हो सकता है बाय जस्ट रेस्ट एंड सर्टन मेडिकेशंस. तो ऐसा कुछ मेजरली नहीं है, बट प्रिकॉशंस. अब लेट्स से किसी को इंजरी हो गई कोई एंड और लेट्स लाइक इंजरी भी नहीं हुई बट जस्ट फॉर रिलीफ दे गो टू कायरोप्रैक्टर्स. तो ये जो कायरोप्रैक्टर का जो साइंस है लाइक आपको सही लगता है ये? यार कायरो प्रैक्टिशनर्स अभी बहुत सारे हो गए हैं, कुत्तों के भी आ गए. हाँ. ओके, सो ये मेरे लिए थोड़ा न्यू था, मेरे को ये पता नहीं था. ठीक है. सो कायरो प्रैक्टिशनर्स में प्रॉब्लम ये है कि द अमाउंट ऑफ फोर्स दे आर अप्लाइंग ऑन योर बॉडी, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है. किसी की बॉडी पे कोई ह्यूज है, ठीक है, उसकी बॉडी पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर कोई लीन है तो उसकी बॉडी पे कम लगेगा. सो उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, राइट. तो बिना मेजरमेंट के आप किसी की भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, वो उसके हार्म्स ज़्यादा हैं. सो इट शुड बी अवॉइडेड. आप उसको लाइक डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते, कोई रेंज नहीं है कि इतने एमएमएच वीडियोस ऐसी आती हैं जो आपने देखा होगा आज के डेट में ट्रेंडिंग में वीडियोस आती हैं, कायरो प्रैक्टिशनर्स लगे होते हैं, वो सारे जितने भी साउंड्स आ रहे हैं वो सब वीडियो एडिटेड हैं. ये लोगों को बता दो कि भाई वो एक्चुअली में वो वीडियोस में ही है. अगर आप नॉर्मली किसी को भी करोगे वो नहीं आती है. इतनी आवाज़, इतनी साउंड, इतनी क्लियर आवाज़ वो कैसे आ सकती है? बोन्स में जनरली होता क्या, साइनोवियल फ्लूइड होता है, और उसमें से नाइट्रोजन बबल एस्केप करता है जिसकी वो साउंड आती है. अगर हम कभी भी ये आवाज़ करेंगे, ये माइक पे गई भी नहीं होगी, राइट. सो इतनी ही साउंड आएगी. दिस इज बेसिकली नाइट्रोजन बबल्स एस्केप्स आउट फ्रॉम द साइनोवियल फ्लूइड, ये उसकी साउंड होती है. जो कायरो प्रैक्टिशनर्स कर रहे हैं, गॉड नोस कि वो कितने प्रेशर से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इंडिया में क्यों अलाउ है, आई हैव नो आइडिया. तो आपको ओपिनियन एक्यूपंक्चर के बारे में क्या है फिर? सी वो फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, देख के कर रहे हैं, उनको मसल्स पता है, अटैचमेंट्स पता है, ओरिजिन पता है, फंक्शंस पता है, डर्मेटोम्स की भी नॉलेज होगी कहीं ना कहीं. ठीक है. तो स्टिल इट्स बेटर. हाँ. कहीं ना कहीं ड्राई नीडलिंग है, जैसे कपिंग है, ठीक है, वेट कपिंग है, ड्राई कपिंग है, सो दे आर गिविंग रिजल्ट्स. इट्स गुड. ठीक है, एजुकेटेड पर्सन इज डूइंग इट, बट अदरवाइज कायरो प्रैक्टिशनर्स पीपल शुड अवॉइड इट. डैम, आज ऐसा लग रहा है कि वी हैव लर्नड एटलीस्ट लाइक 206 टॉपिक्स, 206 बोन्स के हिसाब से हमने काफ़ी कुछ आज लाइक कर लिया. उदित सर, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम निकालने के लिए. आई नो, एंड आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस में से हमारे लिए टाइम निकाल के आज आए. And hopefully you guys learned a lot today. Sir's credentials will be in the description. And hopefully मैं जब next time आपके साथ बैठूँ, I'm also an orthopedic surgeon. ठीक है. And Sushi Talks will be airing soon. Thank you so much.